वेलकम टू पीसीएस परीक्षा। और इस वीडियो में आपको मैं लास्ट मिनट के जो इम्पोर्टेंट टिप्स होंगे कि आपको कैसे एग्ज़ाम में जाकर के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं उसके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, लेकिन ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है और इससे आपके मार्क्स स्लाइटली इम्प्रूव करेंगे और आपको एक समझ में आएगा, एक बेसिक आइडिया कि आपको कैसे एग्ज़ाम एटमॉस्फेयर में पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अब तक आपने सारी चीज़ें रिवाइज़ कर ली हैं, आपने सारी प्रैक्टिस कर ली है। एक छोटी सी चीज़ें जो आपको लास्ट टाइम पे कैसे मदद कर सकती हैं पेपर के दौरान। तो जैसे कि हम GS1 की बात करते हैं यहाँ पे, तो GS1 में मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ जो आपको पहले तो कोशिश ये करना है कि आपको DI सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ऐसा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि DI होता क्या है कि DI लास्ट टाइम जो 70th PPSC में हुआ था, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट और यू कैन से कि ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी था। तो लेंदी होने की वजह से लोगों के बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगने लगे थे। तो अगर इफ़ इन केस अगर आपने इसको लास्ट के लिए छोड़ दिया, तो होगा क्या कि अगर आप इनिशियली अगर अपने GS के जो आंसर्स लिखना शुरू करेंगे, तो वहाँ पे आपके टाइम ज़्यादा लग जाएंगे और लास्ट में अगर आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। तो कोशिश आपको ये करना है कि DI, तो पहला प्रयास आपको ये करना है कि DI सबसे पहले करना है और कोशिश रखिएगा कि DI आप 45 टू 50 मिनट्स में कंप्लीट कर लें और मैक्सिमम 1 आवर में आप DI को कंप्लीट कर लें। अब DI में क्या होता है कि चुनना, DI को सिलेक्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली कोशिश कीजिए कि ऐसे DI को चुनना, क्योंकि अब तक आपने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी। इतना मैं मानता हूँ कि DI की भी आपने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए होंगे। तो अब करना क्या होगा, उससे आपको आइडिया समझ में आ गया होगा किस तरह के DI को अटेम्प्ट करना है। तो कोशिश करिए कि बार ग्राफ वाले DI जो थोड़े स्लाइटली ऑन द ईजियर साइड होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डाटा इजीली विजिबल होता है। या फिर और वो पाई चार्ट वाले, पाई चार्ट, इनको करना इजी होता है। इजी इन द सेंस डिपेंड करता है वो तो डाटा के ऊपर कि अगर डाटा का बम्बार्डमेंट है तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट प्राइमा फेसी ये ऐसा रहता है कि इनको करना थोड़ा स्लाइटली ईजियर देन कि जिसमें बहुत ज़्यादा डाटा का बम्बार्डमेंट है, या फिर जिसमें जो जो पूछ रहा है, जो दिया हुआ डाटा है वो दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है। पाई चार्ट में क्या होता है कि सारी चीज़ें परसेंटेज में होगा या डिग्री में होगा तो वो विजिबल होता है। तो इसको करना एज़ कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन थोड़ा स्लाइटली ईजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, DI जब आपने कंप्लीट कर लिया, आप अच्छे से इसको चेक कर लेंगे, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर होता है, आप बहुत इत्मीनान से आराम से करेंगे। स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, क्योंकि स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं। स्टेप्स अच्छे से फॉलो करने हैं और लास्ट में जब आपका आंसर आ जाए तो उसको बॉक्स में करके आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये काम आपको अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से स्पेस दे करके, खूबसूरती से सुंदर दिखे, स्पष्ट सारी चीज़ें रहे, आपके स्टेप्स स्पष्ट होने चाहिए। तो आपको ये कोशिश करना है। सेकेंडली अब आ जाते हैं DI के बाद, अब हम आते हैं अपने GS क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए GS क्वेश्चंस में क्या होता है कि मोस्टली जहाँ तक हमने ट्रेंड देखा है, पिछले आप 10 साल के भी पेपर उठा के देख लेंगे तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। लाइक आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें, अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो पाला, मौर्य या मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, ये हो गए। तो ये क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। पटना कलम, तो ये यही 4-5 ऑप्शन है कि आर्ट एंड कल्चर में आपसे पूछे जाते हैं बिहार में क्वेश्चंस। तो कोशिश आपको ये करना है कि अगर पटना कलम का क्वेश्चन आया तो कंटेंट तो आपके पास है, लेकिन कंटेंट को एनरिच करते हुए लिखना है। ये नहीं कि आप बहुत जेनरिक आंसर लिख के आ जाएंगे तो आपको नंबर मिल, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन हैं, जैसे कि अगर DI को हम छोड़ दें तो उसके बाद हमारे पास 15 क्वेश्चन बचते हैं GS1 में। GS1 में आपको कम से कम 10 क्वेश्चन शॉर्ट वाले लिखने होंगे, 10 शॉर्ट वाले होंगे, 10 या 12, और 2 और 2 4, मतलब 14, लगभग 14 क्वेश्चन आपको टोटल करने होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग मिला करके। तो आपको करना है क्या है कि 2-4 क्वेश्चन अगर वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है, शॉर्ट आंसर में जेनरिक लिखा जाता है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन बाकी के क्वेश्चंस और जो नॉन क्वेश्चंस आपको उसको बहुत अच्छे से हैंडल करना है। पटना कलम का मैं एग्जांपल ले रहा था, तो पटना कलम में आप इजीली एक छोटा सा डायग्राम बना लें, क्योंकि ये सिंथेसिस है मुग़ल का, कंपनी आर्ट का और मॉडर्न आर्ट का।
तो ये तीनों का मिक्स है, तो इसको ऐसे आप दर्शा सकते हैं। दिस थोड़ा इसमें बैकग्राउंड दर्शाया नहीं जाता, तो वो लोकल ट्रेडिशंस के बारे में बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा आपने बना दिया उस तरीके का कुछ मैप। तो इस तरीके से मैप मेकिंग करके अगर आप चलेंगे, और एक अपने जैसे बिहार का मैप बना दिया कि ये किस किस लोकेशंस में बिहार में पाया जाता था, कहाँ कहाँ पटना के आसपास ये क्षेत्र में फैला हुआ था, तो ये आपको दर्शाते हुए मैप मेकिंग पे ध्यान थोड़ा, इससे क्या होगा कि आपकी स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। सिमिलरली जब हम पेंटिंग्स की बात करते हैं या आर्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, तो आप कोशिश करें, अगर आपके पास कोई आर्ट के ऊपर कोट है तो आप उस कोट के साथ एक कोट मेंशन कर दें आर्ट का, और वहाँ से फिर आप अपना आंसर लिखना शुरू कर दें कि मौर्यन आर्ट कब से कब फ्लरिश कर रहा था, उसकी क्या विशेषताएं थी। इंट्रो में आपने उसको इंट्रो शुरू किया, एंड देन बॉडी पार्ट में आप उसको अच्छे से दर्शाते हुए स्तूपा वगैरह, इन सब केव्स वगैरह का डायग्राम बनाते हुए आप अच्छे से निकल जाएंगे। थोड़ा अपनी स्पीड का ध्यान रखते हुए, टाइम का ध्यान रखते हुए आपको अच्छे से करते हुए चलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा। तो आप शॉर्ट आंसर को कोशिश करेंगे कि 6 to 8 मिनट्स में ये आपका रैप अप हो जाए, ठीक है। नाउ कम्स टू नेक्स्ट, अगर एक और दूसरा रिपीटेड टॉपिक जो होता है वो है ट्राइबल रिवोल्ट। इसमें या तो सिर्फ एक ट्राइबल के ऊपर क्वेश्चन पूछ देगा कि उसके क्या कॉजेज़ थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या इम्पैक्ट हुए, तो ये आपसे पूछ सकता है। दूसरा, या तो शॉर्ट आंसर में संथाल, मुंडा, ये पूछ सकता है। तो इन सब में जल जंगल ज़मीन की बात आपको करनी ही है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। और संथाल पूछे, मुंडा पूछे, आपको बिहार का मैप बना के वो लोकेशंस दिखाने होंगे, ताकि आपका आंसर का प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा दिखे। मुंडा रिवोल्ट की जब हम बात करते हैं, तो मुंडा रिवोल्ट में एक बहुत अच्छा कोट मैं जब अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैं मेंस लिख रहा था, उस समय मैंने याद किया हुआ था कि जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने लिख दिया था कि लेट द किंगडम ऑफ क्वीन बी एंडेड एंड आवर किंगडम बी इस्टेब्लिश्ड। ये बिरसा मुंडा का एक स्टेटमेंट था, मैंने ऐसे करके बिरसा मुंडा डाल दिया। और उसके बाद फिर मैंने अपना इंट्रो का पार्ट 2 लाइन में जो भी था स्टार्ट किया, एंड देन अपना जो भी बॉडी पार्ट, उसको कैसे 3 फेजेस में ये डिवाइडेड था मुंडा रिवोल्ट, उसको मैंने दर्शाया। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके आंसर की जो स्ट्रक्चरिंग है बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत सुंदर लगेगा। सिमिलरली चंपारण एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। कंटेंट आपके पास बहुत ही अच्छा है, आप कंटेंट की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है, मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो काफ़ी ज़्यादा उसको नर्वसनेस फील हो रही है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना क्या है। तो बेसिकली मैंने उसी कंटेक्स्ट में ये बहुत सोच समझ के मैंने इस वीडियो को बनाया है, ताकि आपको इससे मदद मिले। और जो बार बार मेंस लिख रहे हैं और उनका मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है, एग्ज़ाम एटमॉस्फेयर में कैसे पेपर के साथ डील करना है। अब जैसे मैं बता रहा था चंपारण, तो चंपारण के साथ भी अगर आप स्टार्ट करें, अगर लॉन्ग आंसर में पूछा हुआ है या शॉर्ट में भी है, तो आप चंपारण के साथ स्टार्ट कर सकते हैं कि गांधी जी का जैसे इससे रिलेटेड, चंपारण से रिलेटेड क्वेश्चन कोट था, तो आप उस कोट को लेकर के चल सकते हैं। जैसे कि चंपारण इज़ द बिगनिंग ऑफ, ये मैंने याद किया हुआ था, चंपारण इज़ द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज़ अवेकनिंग थ्रू नॉन वायलेंस। ये गांधी जी का एक स्टेटमेंट था, इसको ऐसे आप कोट करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ वहाँ अगर आप बीच बीच में ऐसे तरीके से क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इससे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, मोनोटोनस फील नहीं होगा इवेल्युएटर को, और दिखेगा कि आपने कितना ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ किया है अपने आंसर को। तो इससे कहीं ना कहीं आपको 0.5 और मे बी 1 मार्क्स भी अगर एक्स्ट्रा फेच करने को मिलता है, तो ओवरऑल में आपके 10 से 15 नंबर बाकियों से ज़्यादा हो जाएंगे, इंक्रीज़ कर जाएंगे। दैट वुड बी अ गेम चेंजर फॉर यू। उसी तरह सिमिलरली, जैसे मैंने इस पे बात की, फिर सिमिलरली GS2 की अगर हम बात करें, यही अप्रोच रखना है सब कुछ। GS2 में पिछली बार क्या हुआ था कि 21 क्वेश्चंस आ गए थे, तो
यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें भी वही कोशिश करनी है कि जैसे कि बहुत रिपीटेड टॉपिक्स हैं, गवर्नर, प्रेसिडेंट, फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जुडिशियल एक्टिविज़म, तो ये सारे टॉपिक आपने पढ़े हैं। बस इसको कैसे वहाँ पे डिलीवर करना है, ये आपको प्लान करके जाना है, सोच समझ के जाना है कि भाई आपको कैसे डिलीवर करना है वहाँ पे जा कर के, ताकि दूसरों से आपको, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर ऑल इट इज़ ए कॉम्पिटिशन, आपको दूसरों से अच्छे नंबर फेच करने हैं। तो जैसे बेसिक स्ट्रक्चर में अगर क्वेश्चन आया था तो मैंने डी वाई चंद्रचूड़ का एक स्टेटमेंट था, जो हमारे एक्स CGI हैं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है इज़ लाइक ए नॉर्थ स्टार वाला। ये आप कहीं सर्च भी कर लेंगे, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट था उनका कि एक नॉर्थ स्टार की तरह है। नॉर्थ स्टार क्या होता है? ध्रुव तारा, जो कि पाथ दिखाता है, विच सोज पाथ टू द legislatures when their path is convoluted, मतलब कि वो अपने पाथ से अगर डिविएटेड हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है उसके खिलाफ जा करके अगर कोई लॉ पास करने की कोशिश करते हैं, तो फिर देन कम्स द वो बेसिक स्ट्रक्चर आता है कि वो उनको सही रास्ता दिखाता है। और फिर अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट होता है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, तो वहाँ पर फिर जुडिशरी का रोल आता है। तो इस तरीके से आपको कोर्ट्स के साथ स्टार्ट करते हुए चलना है। तो ये आपको अच्छे से समझना है कि किस तरीके से आप अपने आंसर्स को प्लान कर सकते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपके पास टाइम की कमी आ रही है, कोशिश करें कि लॉन्ग आंसर पहले कर लें, लॉन्ग आंसर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड देन कम टू शॉर्ट आंसर, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वाई? देखिए, इससे क्या फ़ायदा होगा कि लॉन्ग आंसर जब आप कर लिए होंगे तो आपके पास बचेगा शॉर्ट आंसर कितने होते हैं? या तो 7 मार्क्स के, नहीं तो 8 मार्क्स के, और मे बी 6 मार्क्स के। अगर 6 क्वेश्चन पूछ देता है, 6 मार्क्स के, तो ये होता है जैसे लास्ट टाइम 70th BPC में पूछा था। तो अब यहाँ पे आपके पास होते हैं 2 पेजेस फॉर ईच। इफ़ इन केस आपके पास टाइम नहीं है तो व्हाट यू कैन डू, जस्ट पिक द मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है। अगर आप इंट्रो नहीं भी लिख पा रहे हैं, डजेंट मैटर, इन दैट केस ओनली, ये हमेशा नहीं करना है। इन दैट केस कि अगर आपके पास टाइम की कमी है, आपके पास बहुत कम टाइम बच गया है, अगले 10 मिनट में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, मतलब 3-3 मिनट या 3.5 मिनट आपके पास है, जस्ट वहाँ पे हब एंड स्पोक मॉडल या फिर जो भी आप फ्लो चार्ट का तरीका इस्तेमाल करते हों, उसको इस्तेमाल करके जो भी मेन डिमांड है उसको एड्रेस कीजिए, और हो पाए तो थोड़ा सा एक स्लाइड 1 और 2 लाइन्स का कंक्लूज़न लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसे पार्ट, मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ आपका, ताकि आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ जाएं। आप इस वीडियो को 1.5x या 1.75x पे करके सुन सकते हैं। एसे पार्ट में क्या करना है, 3 सेक्शन होते हैं, A, B एंड C। अब एसे का भी आपने काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस किया होगा, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कोशिश करें कि जैसे अगर पहले एसे को अगर आपने एनेक्डोट से स्टार्ट कर दिया या किसी स्टोरी से, तो कोशिश करें कि दूसरे में कोटेशन से शुरू करें, एंड देन तीसरे को डायरेक्ट आप उठा सकते हैं वहीं से जो उसका टॉपिक है। ये इंटरचेंजेबली किसी भी केस में कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे आपका मोनोटोनस नहीं होगा, और पढ़ने वाले के दिमाग में आएगा एक आइडिया कि नहीं, इसके पास वेरिएशंस हैं, इसके पास डाइवर्सिटी है, इसके पास लिखने का बहुत अच्छा तरीका है, और ये बहुत ही अच्छे आंसर्स, बहुत अच्छा ऐसे लिख रहा है। अगेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंटेंट है, तो कंटेंट को कैसे आपको अच्छा लिखना है, तो ठीक है, आई नो कि आपने बहुत मेहनत की है, तो आप कोशिश करेंगे कि इसको जितना ज़्यादा डाइवर्स कर पाएँ, डाइवर्स करें अलग अलग डायमेंशंस में, थोड़े डिस्कोर्स की बात करें, अगर थोड़ा फिलोसॉफिकल ऐसे है तो उसको थोड़ा अलग अलग डिफरेंट डिस्कोर्स में फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव में उसको घुमाएं,
वो कर सकते हैं आप। पेस्टल अप्रोच, जो सबको पता है कि वेरी कॉमन एंड वेरी इजी अप्रोच, ये आप अपना सकते हैं। और कोशिश करें कि डॉट्स को कनेक्ट करने का, जो आपने इंट्रो से शुरू किया है उसको लास्ट में ले जा करके कंक्लूड करें, तो ये काफ़ी अच्छा कनेक्टिंग लिंक होता है। और कनेक्टर्स का इस्तेमाल बहुत तरीके से करने की कोशिश करें ऐसे में, जैसे कि आप पैरा चेंज करें। आपके पैराग्राफ जो ऐसे में होंगे वो शॉर्ट पैराग्राफ होंगे, बहुत लंब। अवॉइड लॉन्ग पैराज, ठीक है, लॉन्ग पैराग्राफ्स नहीं रखने हैं। और जो मैं चीज़ बता रहा था, कनेक्टर्स लाइक सब्सिक्वेंटली, हाउएवर, कॉन्सिक्वेंटली, इन स्पाइट ऑफ, ये सब का इस्तेमाल करते हुए आप अपने पैराग्राफ्स को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखना है। और थीम जो होगा उसको होल्ड करके रखना है पूरे ऐसे में। आपको डिविएट नहीं होना है अपने पाथ से, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चलना है, बहुत ज़्यादा डिविएट नहीं होना है। और जो भी आपके डायमेंशंस हों वो एक ट्री की तरह ऐसे होता है, और आपके डायमेंशंस ब्रांचेस होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो इसी तरीके से आपको ऐसे को कंटिन्यू करना है। इस तरीके से आप करेंगे, और कोशिश करें कि ऐसे जब लिख रहे हैं तो लास्ट में जो रफ पेज होता है उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करके जो भी मेन पॉइंट्स हैं आपके, उसको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लें, ताकि वो जब आप लिखेंगे आपका जो ऐसे का फ्लो मेंटेन होगा, तो वहाँ पे आपको चीज़ें याद करने में आसानी होगी, और आप आराम से इसे को कंटिन्यू कर के लिख लेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ you have to approach in your main examination. I know you all have worked very hard, and so I wish you all the very best to all of you. मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छे से देख जाएं, और मैं अब कंटिन्यू वीडियोस डालता रहूँगा, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसके लिए। थैंक यू सो मच।